सो हेलो एवरीवन, दिस है आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। लेकिन जैसे कि हम देख पा रहे हैं, आज मार्केट डाउन है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़। तो यूएस के बाद हांगकांग में भी स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ की तो जैसे लहर ही चल रही है। और इसी लहर के चलते टॉप चाइनीज एसेट मैनेजर ने बिटकॉइन ईटीएफ के लिए स्पॉट ईटीएफ के लिए अप्लाई किया है 26 जनवरी को एसएफसी में, जो इनका सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन है। तो इस टॉप चाइनीज एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम है हार्वेस्ट फंड मैनेजमेंट, जिसने अप्लाई किया था 26 जनवरी को अपना स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ। कहा जा रहा है कि जो इनका फरवरी 10 से फरवरी 17 तक न्यू ईयर होता है, उसके बाद एक्सपेक्टेड है लिस्ट होने के लिए हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पे। अगर इसकी फंड मैनेजमेंट की बात करें तो एज ऑफ 2021 इस कंपनी का जो फंड मैनेजमेंट है वो $121 बिलियन है, जितनी एसेट्स इनके पास है। तो जैसे हम जानते हैं कि बिटकॉइन के फ्यूचर्स ईटीएफ तो ऑलरेडी यहाँ पे चल ही रहे हैं। अब बारी है स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के आने की। तो हांगकांग तो ऑलरेडी डिजिटल एसेट के लिए बहुत पॉजिटिव है, और उसी के चलते जो इनका हांगकांग का सेंट्रल बैंक है और सिक्योरिटी रेगुलेटर है, ये क्रिप्टो रेगुलेशंस जो है और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। क्योंकि पिछले साल एक स्कैंडल हुआ था जेपीईएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज को लेकर, और उसके लिए हांगकांग को क्रिप्टो के रिगार्डिंग थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा। तो वीजा ने क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक और स्टेप आगे बढ़ाया है, क्रिप्टो विड्रॉल्स डेबिट कार्ड के थ्रू करके। तो 145 कंट्रीज में वीजा ने अनेबल किया है क्रिप्टो विड्रॉल्स को, इसका जो वीजा डेबिट कार्ड है उसको यूज करके। तो ग्लोबल पेमेंट जाइंट वीजा अनदर मेथड लेकर आया है क्रिप्टो को फिएट करेंसी में ट्रांसफर करने का विदाउट यूजिंग सेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें थोड़ा रिस्की लगता है। मुश्किल होता है दूसरी अथॉरिटी पे विश्वास करना, हमारे फंड्स हमारे पास ही सेफ रहे। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स का यूज करते हैं। और इस वजह से वॉलेट्स जैसे मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट या फिर लेजर, ये जो जितने भी वॉलेट्स हैं, अब इसके थ्रू हम डायरेक्ट क्रिप्टो से फियाट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो वीजा की वजह से, वीजा का जो डेबिट कार्ड है उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है 145 कंट्रीज में। जैसे कि बताया जा रहा है कि इसका मतलब जहां जहां भी वीजा का एक्सेप्ट होता है, तो अगर किसी को भी क्रिप्टो फियाट में चाहिए तो वो डायरेक्टली अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट के थ्रू कर सकता है। अब ये पॉसिबल कैसे हुआ? तो वीजा ने पार्टनरशिप की है वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर ट्रांसेक के साथ, जिसने यहाँ पे ये क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल्स को इंट्रोड्यूस किया है वीजा डायरेक्ट सॉल्यूशन के थ्रू, जो कि जनवरी 30 को वीजा ने अनाउंस किया था। 20 ऐसे क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन और बाकी के जितने भी 20 क्रिप्टो करेंसीज है उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं फियाट में। तो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के बाद अब बारी है इथेरियम स्पॉट ईटीएफ की, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस ईयर के 23 मई को होगा। लेकिन ऐसा पक्का नहीं है, क्योंकि एसईसी जो है वो अप्रूव भी कर सकती है और डिसअप्रूव भी कर सकती है अकॉर्डिंग टू डेडलाइन। तो यहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक तो यही है 23 मई तक अप्रूव हो जाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रे स्केल का जो एप्लीकेशन है इथेरियम ईटीएफ के लिए, स्पॉट ईटीएफ के लिए, वो एसईसी ने मार्च तक पेंडिंग रखा है। लेकिन एसईसी के जो चेयरमैन है गैरी जेंसलर, उन वो अभी बिल्कुल भी जल्दी में नहीं है इथेरियम स्पॉट ईटीएफ को अप्रूव करने के लिए, क्योंकि अभी ही स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ 10 साल के बाद अप्रूव हुआ है जाके। और इतनी जल्दी इथेरियम ईटीएफ इनका मानना है कि अप्रूव नहीं हो सकता, क्योंकि बिटकॉइन तो इन्होंने अप्रूव इसलिए किया था क्योंकि उसका मार्केट कैप ज्यादा है और बहुत टाइम से वो पेंडिंग में चल रहा था। लेकिन अभी भी मार्केट मैनिपुलेशन की वजह से जो गैरी जेंसलर है वो स्पॉट इथेरियम ईटीएफ को नहीं लाने के लिए रेडी। बट पॉजिटिव अप्रोच तो यहाँ पे यही है कि मई 23 तक अप्रूव हो जाना चाहिए इसकी डेडलाइन के अकॉर्डिंग, जो कि R21 शेयर्स की और वेनेक की है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का जो क्रेज है, बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का जो एक्सेप्टेंस है ट्रेडिशनल मार्केट में, वो बढ़ रही है और बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा वॉल्यूम इन्होंने इन कंपनीज ने क्रिएट किया है। लेकिन अब ये देखना बाकी है कि इथेरियम स्पॉट ईटीएफ मई में लॉन्च होगा या फिर और भी ज्यादा टाइम लगेगा इसको मार्केट में आने के लिए। यूएई ने यूएस डॉलर को डंप किया है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करते टाइम चाइना को, और अपना डिजिटल दिरहम जो है उसे यूज किया है इंस्टेड ऑफ यूएस डॉलर। तो ये समझने वाली बात इसलिए है क्योंकि यूजुअली जितनी भी कंट्रीज है वो अपने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए यूएस डॉलर का यूज करती है। लेकिन इस बार जो यूएई के सेंट्रल बैंक की 50th एनिवर्सरी है, उसे लेकर इन्होंने डिजिटलाइजेशन को यहाँ पे यूज करने का सोचा है। और जो इन्होंने अपनी
इंटरनेशनल पेमेंट की है वो अपने सीबीडीसी डिजिटल दिरहम के थ्रू की है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छा स्टेप है डिजिटलाइजेशन को लेकर। तो यूएस डॉलर के 13.6 मिलियन इन्होंने DH 500 मिलियन, जो कि इनका डिजिटल दिरहम है, उसके हिसाब से इन्होंने पेमेंट की है। यूएई का ये स्टेप देखकर बाकी कंट्रीज भी डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़े। जो भी इनके शेख मंसूर है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन ऑफ द प्रेसिडेंट कोर्ट, जो इन्होंने हिस्ट्री बनाई है इस मंडे को, ये अपनी फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट डिजिटल दिरहम में करके वो बाकी की कंट्रीज भी देखे, और एक्सपेक्टेड है कि वो भी टेक्नोलॉजी को समझे। तो ये चीज जो कि इनका हिस्टोरिक ट्रांजैक्शन है, ये चाइना को जब इन्होंने किया तो एम ब्रिज प्लेटफॉर्म के थ्रू किया। यूएई का जो सेंट्रल बैंक है, इसकी गोल्डन जुबली 50th एनिवर्सरी जब ये अटेंड कर रहे थे, उस टाइम किया था। क्रिप्टो एएमएल लॉज बाय 2025। आपने बिल्कुल सही सुना। चाइना, जैसे कि हम जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी को इन्होंने बैन किया था 2021 में, लेकिन बावजूद इसके इसका जो डिसेंट्रलाइज नेचर है, इस वजह से चाइना के जो लोग हैं वो क्रिप्टो करेंसी को यूज कर रहे हैं, और चाइना जो है वो अपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज जो है उसे स्ट्रेंथन कर रहा है। 2007 के बाद से इनके जो एएमएल लॉज है उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हमें देखने को मिली। 2021 में क्रिप्टो की वजह से अमेंडमेंट ये लेकर आए थे, लेकिन अभी तक इसे एनैक्ट नहीं किया गया। तो 2025 में इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन लॉज को, क्रिप्टो के रिगार्डिंग जो भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर क्रिप्टो यूज हो रहा है चाइना में, कि लोग इलीगल एक्टिविटीज भी क्रिप्टो से कर रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स जैसे प्रोफेसर वैंग जिन, पैकिंग यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल के, तो इन्होंने भी इस डिस्कशन में पार्ट लिया है। तो ये भी अर्जेंटली लाना चाहते हैं इन लॉज को, ताकि इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए और स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए इलीगल एक्टिविटीज जो भी लोग क्रिप्टो के रिगार्डिंग कर रहे हैं। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज। रिपल के जो को फाउंडर है क्रिस लार्सन, उनका जो पर्सनल वॉलेट है वो हैक किया गया है, और उसमें से $112 मिलियन के XRP चोरी हुए हैं। क्रिस लार्सन ने रिट्वीट किया था जैक एक्सविटी के ट्वीट पे, जब जैक एक्सविटी ने यहाँ पे देखा कि रिपल वाज हैक्ड फॉर 213 मिलियन XRP। लेकिन इट टर्न्स आउट दैट क्रिस लार्सन जो है उनका पर्सनल वॉलेट में से हैक हुआ है। लेकिन फिलहाल केस इन्वेस्टिगेशन के अंडर है। तो जैक एक्सविटी ने सस्पेक्टेड वॉलेट का एड्रेस यहाँ पे दिया था, और इस वजह से XRP का जो प्राइस है वो डाउन जा रहा है। तो जो भी XRP चोरी हुए हैं उनकी मूवमेंट ट्रैक हो रही थी, और देखा गया कि इन एक्सचेंजेस में यहाँ पे इन्हें मूव किया गया है। पिछली बारी XRP का एक और यहाँ पे हैकिंग हमें देखने को मिला था, लेकिन वो एक्चुअल हैकिंग नहीं थी, जिसमें बिटफिनिक्स एक्सचेंज है उसमें ये किया गया था। $15 बिलियन का XRP, जो कि इसका हाफ सर्कुलेशन सप्लाई है। लेकिन वो चीज़ तो चलो सामने आ गई थी कि ये बिटफिनेक्स के जो सिस्टम था उसमें कुछ एक्सप्लॉयटेशन हुई थी। तो अब देखते हैं कि जो हैकिंग हुई है, क्या वो हैकर उन्हें वापस करता है या क्या सीन चलता है आगे। तो FTX ने अपना जो प्लान है FTX 2.0 खोलने का वो छोड़ दिया है, और उसके बदले में $7 बिलियन का जो इनके पास एसेट पड़ा है वो कस्टमर्स को रिपेमेंट करने को यहाँ पे राजी हो गए हैं। अब वो इन्होंने क्यों डिसीजन छोड़ा? क्योंकि इनको फंड नहीं मिल रहा उतना जितना FTX 2.0 को ओपन करने के लिए चाहिए। तो इस वजह से जो भी कस्टमर्स पेंडिंग है, जिनको जितने भी 9 मिलियन कस्टमर्स हैं इनके, ना जो भी इनके पास $7 बिलियन इन्होंने रिकवर किया था, उससे उनके डेट को सेटल कर दिया जाएगा। जो इनके अटर्नी हैं एंडी डाइट्रिच, ये इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि रिपेमेंट होगी। अगर एक चीज नहीं हो रही तो हम दूसरी चीज कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे ये चीज भी बोली थी, FTX was an irresponsible sham created by a convicted felon. The cost and risk of creating a viable exchange from what Mr. Bankman-Fried left in a dumpster were simply too high. लेकिन ये सब कुछ बोलने के बाद भी लोग हैं वो फंडिंग देने के लिए रेडी नहीं है। FTX ने बहुत बार यहाँ पे सोचा है रिवाइव करने का, हेल्प लेने का, कि अब सही से काम किया जाए, लेकिन इनका जो ये प्लान था वो फेल हो गया।